आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। दुराचारी, दंगाकारी, व्यभिचारी, दुशासनकारी, विभ्रांतिकारी, अत्याचारी, स्वैराचारी। कोलकाता में इस वक्त एक बड़ी अपडेट यह है कि कोलकाता में ईडी की छापेमारी जहां पर चल रही थी वहां पर खुद सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई है। আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंच गई जहां ईडी की टीम रेड मारने के लिए पहुंची है। যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল 7টা থেকে কিন্তু আইপ্যাকের এই অফিসে কিন্তু ইডি রেড চলছে। Is it the duty of ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। এই দুরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই শকুনি মামাদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে লড়বো। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मकाम पे काम करते हैं। वी कैन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर डोंट ट्रस्ट अमित शाह ऑलवेज। एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जापुर हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्रेलर देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। पश्चिम बंगाल में किस तरह का खेला चल रहा है, आपको तमाम चीजें दिखाई। दोस्तों, एक बात आपको समझ में आ गई हो, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 5 से 7 दिन हुए होंगे मैक्सिमम, जब ममता बनर्जी ने इस देश के गृह मंत्री को धमकी दी थी कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप होटल के बाहर अपने कदम नहीं रख पाएंगे। ये धमकी दी थी, चेतावनी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश भर के लोग आश्चर्य से भर गए। कई लोग तो सवाल पूछने लगे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इस देश के गृह मंत्री को किसी राज्य में घुसने ही ना दिया जाए। पूछने लगे लोग। हमने कहा ये अमित शाह है, आप छोड़ दीजिए, वो तो खैर असंवैधानिक है, लेकिन वहां ऐसी सत्ता है कि वो कुछ भी कर सकती है। मगर अमित शाह क्या कर सकते हैं, ये आज देखने को मिला है। दोस्तों, अमित शाह ने यह दिखाया कि अगर सरकार चाहे, अगर संवैधानिक संस्थाएं चाहें, तो आपके घर में घुसकर आपके सारे दस्तावेज निकाल करके ले जा सकते हो और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यह आज की कहानी है। मगर यह नहीं पता था दोस्तों कि ईडी एक प्राइवेट कंपनी के घर में पहुंचेगी तो ममता बनर्जी के दस्तावेज निकलने लगेंगे, लीक हो रहे हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाना इनको कितना भारी पड़ रहा है, आज इसी बड़ी खबर पर आपको बहुत कुछ डिकोड करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, आज सुबह ही बंगाल पर ही खबर बनाई। दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाम की खबर भी बनानी पड़ेगी। और आप जानते हैं, बंगाल की खबर दिखाते ही यूट्यूब वालों को बड़ी दिक्कत होती है, रोकने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला कमेंट जय सिया राम दोस्तों जरूर कीजिए, इससे बड़ी मदद मिलती है वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाने में। लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक तस्वीर दिखा करके आगे बढ़ता हूं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आए, तो मुलाकात हुई, तो हमने ये पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां उनको भेंट की। तो पुस्तक उनको बहुत अच्छी लगी, पढ़कर बताएंगे। तो अगर आपको भी पुस्तक मिलने में कहीं से भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर भेज दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी के दस्तावेज क्या अमित शाह के हाथ लग गए हैं, यही तो ममता बनर्जी बता रही है ना। अभी बाइट सुनाता हूं, लेकिन असली खबर यह नहीं है दोस्तों। असली खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक जानकारी मिली कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक,
प्रशांत किशोर के नाम से आप जानते हैं, वही फाउंडर है। उनको लेकर कुछ गड़बड़ झाले की जानकारी मिली। अब ऐसा तो है नहीं कि आईपैक सिर्फ ममता बनर्जी के लिए काम करता है, ऐसा तो नहीं है, कई पार्टियों के लिए काम करता है भाई। कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। यहां छापेमारी होने लगी 4-5 ठिकानों पर, दिल्ली में, कोलकाता में। और मामला क्या था कि एक संगठित गिरोह है जो फर्जी सरकारी नौकरी देने के बहाने पैसे ठगता है, ठगी कर रहा था। उस सिलसिले में छापेमारी हो रही थी ईडी की। आप जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही छापेमारी की खबर मिली ममता बनर्जी को, ठीक 12 बजे जब छापेमारी चल रही थी दोस्तों, ममता बनर्जी भागे भागे सब काम छोड़ करके आईपैक के दफ्तर पहुंच गई। आप देख रहे हैं, लाउडन स्ट्रीट वाले घर में पहुंच गई। इतनी अफरा तफरी, और मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी पहुंच गए। भारी अफरा तफरी का माहौल। सबको लगने लगा भैया क्या हो गया, क्या है? ईडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सरकार जो कानून के तहत काम करती है, ऐसे ही कोई नहीं पहुंच सकता। और सिर्फ पहुंच नहीं गई, आप जानते क्या हुआ? वहां पुलिस वाले और ममता बनर्जी छापेमारी के बीच घुस गए घर के भीतर, दस्तावेज छीन लिए, दस्तावेज गिरने लगे। आप सोचिए, ईडी की छापेमारी चल रही है, कोई सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता। कितने साल की सजा होगी कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। आप सरकारी कामकाज में अड़ंगा डाल रहे हैं, और उसमें है क्या? मैं आपको एक हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों। आज तक का रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा, अचानक पता चला कि सीएमओ के अधिकारी भागे भागे दस्तावेज भाग रहे हैं, कुछ गिर रहा है, कुछ पड़ रहा है, वो अचानक से उसमें डालते हैं। और उसमें जानते क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक प्राइवेट कंपनी के पास। आपको वो हिस्सा दिखाता हूं, देख लीजिए। ये फाइल ले जाया जा रहा है, ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये फाइल ले जाई जा रही है यहाँ से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, क्योंकि इस फाइल को लेके छीना झपटी हो रही है, और ये फाइल फिलहाल गाड़ी में रखी जा रही है। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ पर पुलिस के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं, ममता बनर्जी के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ये फाइल देखिए, ये कुछ पन्ने यहाँ पर गिर गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है ये पन्ने आप देख सकते हैं। बिल्कुल ममता बनर्जी के कॉन्वॉय की गाड़ी है जिसमें ये फाइलें डाली जा रही हैं। ये फाइलें निकाल ली गई हैं। अंदाजा लगाइए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वहां के अधिकारी, वहां के पुलिसकर्मी ईडी से छीन करके भाग गए। ईडी हाईकोर्ट पहुंची है। वैसे बता देता हूं, जानकारी दे रहा हूं भाई, तलाशी अभियान तो शांतिपूर्ण कानूनी तरीके से चल रहा था। कुछ लोग आए, जबरदस्ती छीन करके साक्ष्य मिटाने का, सरकारी कामकाज में बाधा डालने का यह मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। और कल इसकी सुनवाई भी होगी, जस्टिस श्रुवा घोष करेंगी। अब देखिए कैसे ममता बनर्जी फाइटर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन कहीं तो कानून काम करेगा ना। ये कह रही हैं कि आप हमारे साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, हिम्मत है तो चुनाव में लड़िए, रेड क्यों कर दिया? आपको बयान सुनाता, बहुत छोटा सा है, सुन लीजिए। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, आज ममता बनर्जी परेशान है कि आपके दस्तावेज जा रहे हैं, वो भी सरकारी तौर पे, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा था। आप बोल रही हैं कि आइए चुनाव में लड़िए। अब सवाल यह है, मैं 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, बड़ी मेहनत से एक 2 विंडो तैयार किया है, कि अभी आपको लोकतंत्र की याद आ रही है। भाई आप ही ने तो कहा था ना, अमित शाह जब आए थे बंगाल तो उन्होंने, जानते हैं दोस्तों क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई हमको बिना भय के लड़ने दो ना, हमारे लोग तो डरे हुए रहते हैं। ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? कि ये गनीमत बनाओ, अगर हम इजाजत ना देना तो आप नहीं निकल पाएंगे होटल के बाहर। 2 विंडो में आपको सुना देता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर समझ में आएगा कि इनके लोकतंत्र का मतलब क्या है।
कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো, এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। देख रहे हैं ना, ये धमकी है, खुली धमकी। अब जब केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं तो वो लोकतंत्र याद आ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी ने जो काम किया आज, वो भी फंसने वाली है, उससे बचेंगी नहीं। अगर सही मायने में सरकार ढंग से काम करे तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़नी तय है। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, अब मैं देखता हूं, पहले तो ईडी काम ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको बोलना पड़ता था बंगाल पुलिस को, अब तो बोलना नहीं पड़ता। अब तो केंद्रीय एजेंसियां भी काम करती हैं, ये बात समझ लीजिए। जो जितने भी लोग हैं, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लगातार उस घेरे को बना करके रखी हुई थी। और घटना क्या है दोस्तों, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। आज तड़के सॉल्ट लेक स्थित एक इमारत की 11वीं मंजिल पर जहां आईपैक का दफ्तर है, वहां पर अचानक ईडी की टीम पहुंची। और जैसे पहुंची, ममता बनर्जी को जैसे ही पता चला, वो तुरंत आईपैक के जो हेड हैं इस समय, प्रतीक जैन, उनके घर पहुंच गई। और जब वो बाहर निकलती है ना, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल होती है। वो कहती हैं कि मेरी पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स ये जब्त कर रहे थे, इसमें सारा खजाना है पार्टी का, एक एक चीज की जानकारी है। अमित शाह पर आरोप लगाने लगती हैं, बड़े आरोप लगाती हैं कि हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स छीनने आए थे, ये हमारे ये डॉक्यूमेंट्स, हमारी जानकारी, हमारे कैंडिडेट्स की जानकारी, तमाम चीजें। अब सवाल यह है दोस्तों, मैंने अभी आपको दिखाया ना कि जो अधिकारी भाग रहे थे ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था। आप खुद सोचिए, अगर उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है तो वो कैसे होगा, वो कैसे पार्टी की जानकारी हो सकती है। आपको एक छोटा बयान और सुनाता हूं ममता बनर्जी का, सुनिए। कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। और मेरी जानकारी यह भी है दोस्तों कि ईडी के हाथ बड़े दस्तावेज लगे हैं, बड़े बड़े दस्तावेज, इनका बचना मुश्किल है। ये चाहते हैं कि हर तरह से जो भी करना पड़े हम जीत जाएंगे, डरा भी देंगे, धमका भी लेंगे, चुनाव आयोग को भी डरा लेंगे, एजेंसियों को भी डरा लेंगे। मुश्किल है दोस्तों। इस बार केंद्र सरकार भी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है कि ये डर भय का माहौल तो खत्म करना पड़ेगा। और उसी का असर है दोस्तों कि ममता बनर्जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं अमित शाह के लिए, नेस्टी होम मिनिस्टर, नॉटी होम मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या आपको अंग्रेजी का है, मेरा डॉक्यूमेंट छीन लिया, ये कर लिया, मैं अगर ये करूंगा तो क्या होगा। एक हिस्सा सुना देता हूं, सुन लीजिए। All of our party heard this, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be the result? आने वाले दिनों में दोस्तों एक बड़े सवाल के जवाब मिलने हैं। आखिर इस दस्तावेज में है क्या? कोई पॉलिटिकल जानकारी तो कोई ऐसे भाग के आएगा नहीं, कुछ तो ऐसा है। इन फाइलों में कोई राज तो दफ्न है, कहीं ऐसा तो नहीं सबके हिसाब लगे हुए थे। ये भी तो हो सकता है। ये लोग बता रहे हैं, अभी दबी जुबान से बता रहे हैं, लेकिन चूंकि अब तो ये ईडी के पास चला गया है दस्तावेज, जब ये खुलासे आएंगे तब समझ में आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे गहरे राज हैं। अन्यथा ये पहला मामला है दोस्तों जब ईडी जैसे एजेंसी की कार्रवाई में सीधे प्रदेश का मुख्यमंत्री चला गया। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हर चीज का तरीका होता है। अगर आपके पास छापा पड़ता है तो आप जाइए, आपके पास कानूनी रास्ता है, विकल्प है। आप लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए नहीं पहुंच जाएंगे। यह लड़ाई प्योर पॉलिटिकल है दोस्तों। ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकल बनाना चाहती है। मैं कुछ टू विंडो और लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि यह कड़वाहट कितनी बड़ी है। अभी अमित शाह गए थे
तो वहां उनसे बार बार ये सवाल पूछा जाने लगा, बीएसएफ तो आपके अंडर में, बीएसएफ तो आपके अंडर में। उन्होंने कहा कि भैया जमीन तो इन्हीं को देने पड़ेगी ना। लोगों को यकीन नहीं होता। मैं अभी आपको ममता बनर्जी का भी सुनाता हूं बयान। वो कहती हैं कि हमने आपको जमीन दी है, अब और जमीन तब देंगे जब आप काम करेंगे। इसका मतलब है कि जमीन देने का काम राज्य सरकार का ही है। आपको 2 विंडो में सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा दोस्तों। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी कि 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? বিএসএফ কার হাতে অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবাদ দেবো। इन दोनों बयानों को इसलिए सुनाया दोस्तों कि जो अमित शाह कह रहे हैं वही बात ममता भी कह रही है कि जमीन देना तो राज्य सरकार का ही काम है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं। ये जो ईडी भ्रष्टाचार के मामले में आई थी ना, ये मामला बड़ा गहरा है। अभी अमित शाह जब गए कोलकाता तो उन्होंने ममता सरकार के भ्रष्टाचार की बात कही। अब जानते हैं ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया? वो कहती है कि हाँ हमारे 4 मंत्रियों ने चोरी की तो आपने 4-5 साल भर दिया, लेकिन आप तो गए नहीं जेल, आपने तो खून किया, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। आप ट्रांसलेशन पढ़िएगा, नीचे हमने डाल दिया है, सुन लीजिए। ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं। যদি আমার মন্ত্রীরা 4 জন চুরি করে থাকে, আপনি জেল খাটিয়েছেন 4 বছর 5 বছর। আপনার কজন মন্ত্রীকে জেল খাটিয়েছেন? আপনি কবার জেল খেটেছেন এত লোককে খুন করার জন্য? वैसे एक जानकारी के लिए आपको बताता हूं दोस्तों कि इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठकर गैर कानूनी काम ममता बनर्जी पहले भी कर चुकी। याद कीजिए, राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर छापे पड़ रहे थे सीबीआई के, खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, धरने पर बैठ गई। यह मामला भी याद रखिए। अभी तो आईपैक पर छापा पड़ा है ना, इसी को लेकर टीएमसी के भीतर भी कई बार विवाद हो चुका है दोस्तों। ममता के भतीजे टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी इसको लेकर आए थे, इसीलिए माना जा रहा है कि इनके पास बड़ी बड़ी जानकारियां होंगी, पार्टी के पूरे फंड्स की जानकारी, एक एक कैंडिडेट की जानकारी, हर चीज इनके पास होगी। ये बात आप समझ लीजिए। टीएमसी के कई नेता जैसे सांसद इसके कल्याण बनर्जी आईपैक पर सवाल उठा चुके हैं, कई लोग उठा चुके हैं। और ये वही आईपैक है दोस्तों जिसके हेड, जिसके फाउंडर प्रशांत किशोर रहे हैं। कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए भी काम किया। अब ये तो प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ने चले गए, लेकिन इनके साथ जो को फाउंडर थे जैसे प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल, ये कंपनी के को फाउंडर हैं। तीनों पढ़े लिखे और आईपैक के मुख्य स्तंभ हैं। प्रतीक जैन जिनके घर पर छापा पड़ा है ना, उनके बारे में बता दें, ये भी बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और ये भी एक एनालिस्ट रह चुके हैं। राज्य की राजनीति और प्रशासन में इनकी बड़ी पकड़ है। सही मायने में ये सरकार और पार्टी के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। लेकिन इससे आपको ये लाइसेंस तो नहीं मिल जाता ना कि आप गड़बड़ी कर सकें। सही मायने में जानिए तो एक कहावत है ना कि राजा की जान एक तोते में है। ये लगता है अमित शाह जी या उनकी एजेंसियों ने तोते को ही धर लिया है। अब देखिए क्या होता है इस मामले में, बवाल और बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं दाद देता हूं केंद्रीय एजेंसियों के लिए कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस संयम के साथ काम किया, यह बड़ा है। अब कल भी देखेंगे दोस्तों हाई कोर्ट क्या आदेश देता है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। बाकी पुस्तक खरीदने में अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो
तो मुझे बताइएगा। गीत मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।